उत्तराखंड एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे पर मुनकटिया के पास लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है। गुरुवार को अचानक पहाड़ी से पत्थरों की बारिश होने लग गई है। देखते ही देखते बड़ी संख्या में बोल्डर भी गिरने लग गए। गनीमत ये रही कि उस दौरान कोई गाड़ी पत्थरों की चपेट में नहीं आई। वहीं इस दौरान लोग भागते हुए भी नजर आए। आपको बता दें कि बीते कई दिनों से बारिश की वजह से दिक्कतें आ रही हैं। इसकी वजह से लगातार दिक्कतें आ रही हैं। पुलिस को दूसरे मार्ग से लोगों को निकालना पड़ रहा है। बड़ी खबर एक्सक्लूसिवली आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। केदारनाथ हाईवे पर कैसे पत्थरों की बारिश हो रही है, क्योंकि केदारनाथ यात्रा के लिए भी कई लोग हजारों की संख्या में पहुंचते हैं, पर्यटक और तीर्थ यात्री, लेकिन कैसे वो अपनी जान बचा कर भागते हुए नजर आ रहे हैं वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। जो जिनको दर्शन करने हैं अब उन यात्रियों को छोड़ा गया। चमोली के नंदानगर घाट क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। बारिश के बाद सड़क मार्ग बाधित होने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नंदानगर घाट क्षेत्र को जोड़ने वाली सड़क पर सौंतोली में बरसाती नाले का बहाव तेज हो गया, जिससे आवाजाही में काफी दिक्कतों का सामना लोगों ने किया है। लोगों को अपनी गाड़ियों को नाले से पार करना पड़ा। कई घंटे तक लोग जाम में फंसे रहे। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी ने न्यूज़ 18 को बताया कि चमोली में कुछ जगह तेज बारिश की वजह से 6 सड़कें बाधित हुई हैं। और रुद्रप्रयाग में आज दर्दनाक हादसा हुआ है। अलकनंदा नदी में तीर्थ यात्रियों से भरी मिनी बस गिर गई। 3 लोगों की मौत हो गई, 8 यात्री घायल हुए हैं, जबकि 9 लोग लापता हैं। इनकी तलाश की जा रही है। मिनी बस सड़क से नीचे सीधे उफनती नदी अलकनंदा में पहुंची। मिनी बस का अभी तक कोई आता पता नहीं है, क्योंकि अलकनंदा नदी में पानी का जलस्तर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। इसकी वजह से सर्च ऑपरेशन में दिक्कतें भी आ रही हैं। रेस्क्यू टीम को लगातार प्रयास करने पड़ रहे हैं। और बस में ड्राइवर समेत 20 लोग थे। इसमें गुजरात के 7, महाराष्ट्र के 2, राजस्थान के 7 यात्री थे। मध्य प्रदेश के भी 2 यात्री सवार थे, जो केदारनाथ दर्शन करने के बाद बद्रीनाथ जा रहे थे। तभी ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर घोलतीर के पास ये दर्दनाक हादसा हुआ है। सभी घायलों का इलाज चल रहा है। 4 गंभीर घायलों को एयरलिफ्ट करके ऋषिकेश एम्स भेजा गया है। इसमें सुबह लगभग 7:30 के बाद 7:45 के आसपास एक घटना हुई, जिसमें एक 31 सीटर बस हरिद्वार स्थित थी, जो नदी में गिरने की सूचना आई। इसमें लगभग 8 लोगों को रेस्क्यू करके बचा लिया गया है और 3 डेड बॉडी अभी तक हमें, बाकी लगभग 9 लोग अभी भी मिसिंग है। इसमें 18 यात्री और 2 ड्राइवर और गाइड होने की आशंका है। रुद्रप्रयाग में मिनी बस हादसे में 4 गंभीर घायलों को ऋषिकेश एम्स लाया गया, जहां एम्स के ट्रॉमा सेंटर में डॉक्टर्स की टीम घायलों का इलाज कर रही है। रुद्रप्रयाग में मिनी बस नदी में गिर गई थी। इसमें अब घायलों को एम्स में भर्ती करा दिया गया है। 4 पेशेंट हमारे पास यहाँ पे लाए गए हैं। चारों के नाम है हेमलता, दीपिका, ईश्वर और सुमित। इनको मल्टीपल इंजरी है और इनको डॉक्टर नीरज और डॉक्टर रूबी की देखरेख में इनका इलाज चल रहा है। एक और तस्वीर आप देखिए। इसमें रुद्रप्रयाग में बस हादसे से पहले का एक वीडियो आया है। इसमें 4 धाम यात्रा पर आए सभी तीर्थयात्री काफी खुश हैं और भजन भी सुन रहे हैं। यही यात्री थे जो कि अलकनंदा नदी में समा गए हैं। कुछ घायलों को निकाला गया, लेकिन कुछ का आता पता नहीं चल पा रहा है। ड्राइवर समेत 20 लोग सवार थे। खुशी खुशी लोग दर्शन करने के लिए जा रहे थे, तभी एक बड़ा हादसा और दुखद हादसा हो गया। ये सभी अलकनंदा नदी में समा गए और कैसी ये खुशियां दुख में तब्दील हो गई, आप दूसरी तस्वीर में देख सकते हैं।
रुद्रप्रयाग के घोलतीर में हादसे का शिकार हुई बस हरिद्वार से रवाना हुई। हरिद्वार के बैरागी कैंप का रहने वाला 23 साल का सुमित बस को चला रहा था। हादसे में सुमित भी घायल है और उसका इलाज चल रहा है। हादसे की सूचना मिलने के बाद ड्राइवर समेत जिसका नाम सुमित है ड्राइवर का, उसके घर पर सन्नाटा पसरा है। सभी परिजन एम्स ऋषिकेश पहुंचे हुए हैं। घर के बाकी सदस्य लगातार फोन पर सुमित की सलामती की जानकारी ले रहे हैं। सुमित पिछले करीब 4 साल से पहाड़ों पर ड्राइविंग कर रहा है। इस यात्रा ट्रिप के लिए सुमित 18 जून को घर से निकला था। ये कब आपको इस हादसे के बारे में पता चला? आज सुबह 9 साढ़े 9 बजे करीब पता चला। अच्छा, ये जो सुमित हैं जो गाड़ी चलाते हैं, कितने समय से इस काम को कर रहे हैं? ये 4-5 साल हो गए। कई सालों से कर रहे हैं। कितनी भाई, तो उनकी उम्र भी काफ़ी कम है, 22-23 साल की उनकी उम्र है। 23 साल 23 साल। लेकिन 4 धाम यात्रा में वो गाड़ी लंबे समय चला रहे। तो अभी क्या वो छुट्टी पर थे, कुछ रेस्ट पर थे? कब इसके लिए निकले थे वो? ये 17-18 को निकले थे और उससे पहले घर पे थे। तो 17-18 तारीख को जब ये निकले थे, यात्रा के लिए निकले, तो उससे पहले रेस्ट पर थे? ऐसा नहीं कि लगातार गाड़ी चला रहे थे? नहीं, रेस्ट पर थे। रुद्रप्रयाग में मिनी बस हादसे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी दुख व्यक्त किया। सीएम धामी ने कहा कि मौके पर सभी बचाव की टीम मौजूद है और युद्ध स्तर पर राहत बचाव कार्य जारी है। 4 गंभीर घायलों को एयर एम्बुलेंस से ऋषिकेश एम्स भेजा गया। सीएम धामी ने घायलों के जल्द ठीक होने की कामना भी की है। रुद्रप्रयाग में दर्दनाक मिनी बस हादसे पर गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने भी दुख व्यक्त किया। बलूनी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, घोलतीर में दर्दनाक हादसे का दुखद समाचार मिला है। मैंने रुद्रप्रयाग के डीएम और एसपी से बातचीत की है। मौके पर युद्ध स्तर पर राहत बचाव कार्य चल रहे हैं। बलूनी ने घायलों के जल्द ठीक होने की कामना भी की है। देहरादून के कालसी चक्राता रोड पर एक कार बेकाबू होकर गहरी खाई में गिर गई। डेंजर जोन जजरेड़ के पास हुए इस बड़े हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घटना से गंभीर घायल एक शख्स को रेस्क्यू कर निकाला गया है, अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि चारों लोग देहरादून से चक्राता के लिए निकले थे, तभी इनको कार जजरेड़ के पास खाई में गिर गई। इसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। हम फोर्स लेके तत्काल हमने एसडीआरएफ को सूचना दी। एसडीआरएफ और हमारे द्वारा जो है नीचे जाकर देखा तो उसमें 3 व्यक्ति नीचे खाई में थे जो मौके पर डेड थे। जोशीमठ के नीति घाटी के झेलम और भापकुंड के बीच एक कार चट्टान से नीचे खाई में गिर गई। सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें तत्काल मौके पर रवाना हो गई। बताया जा रहा है कि यह घटना 22 जून की शाम की है, जब अंकुश चौहान और उसका दोस्त प्रदीप नेगी अपनी साइट से वापस लौट रहे थे। अंकुश चौहान जो पेशे से सिविल इंजीनियर थे और टिम्बर सैंड में एक मंदिर निर्माण का काम करवा रहे थे। दोनों 21 जून को अपनी साइट पर गए थे और 22 जून से लापता थे। परिजनों ने जब इसकी सूचना पुलिस को दी तो दोनों को खोजबीन के लिए टीमें लगाई गई। बाद में सड़क से नीचे देखा गया तो कार खाई में गिरी थी, जहां दोनों की मौके पर मौत हो गई। दोनों के शवों को खाई से बाहर निकाला गया है। और इस बीच बड़ी खबर देहरादून से मसूरी जा रही है। कार में अचानक से आग लग गई है। आग लगने से कार में सवार 5 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। गलोगी के पास यह हादसा हुआ है। और पिथौरागढ़ में कमलेश हत्याकांड के मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हत्याकांड को अंजाम देने के बाद मुख्य आरोपी चंदू खेर नेपाल भाग गया था, लेकिन पैसे खत्म होने के बाद जब वो भारत लौटा तो पुलिस ने चंपावत में उसे गिरफ्तार कर लिया। इस घटना के 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। धारचूला में कमलेश की हत्या 7 जून को हो गई थी। घटना के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर कई विरोध प्रदर्शन भी हुए। मुख्य आरोपी के पकड़े जाने से पुलिस को कुछ हद तक राहत मिली है। 3 संदिग्ध अभियुक्त ट्रैक किए गए थे, जिसमें से एक की गिरफ्तारी की जा चुकी है। 2 अन्य सस्पेक्ट्स जो अभी हैं, सचिन नबियाल व रमेश रायपा, इसके संबंध में विवेचना अभी प्रचलित है। साथ ही इनकी गिरफ्तारी हेतु अभी भी वर्तमान में हमारी टीम कार्यरत है और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सीएम हेल्पलाइन 1905 में 180 दिन से ज्यादा समय से लंबित शिकायतों के समाधान के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। 6 महीने से ज्यादा लंबित शिकायतों पर सीएम नाराजगी जताते भी नजर आए हैं और मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि समय के साथ समस्याओं का समाधान नहीं करने वाले अफसरों पर कार्रवाई की जाए। सीएम ने गैर जरूरी रूप से जन शिकायतों को बंद न करें और कहा है सीएम हेल्पलाइन को राज्य में बेस्ट बनाने के लिए प्रभावी प्रयास किए जाएं।
सचिवालय में सीएम हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि एक दिन पूरे राज्य में तहसील दिवस का आयोजन हो और मुख्यमंत्री धामी तहसील दिवस के दिन किसी एक जिले में औचक रूप से शामिल होंगे। इसी तरह एक दिन पूरे राज्य में थाना दिवस का आयोजन भी किया जाएगा। तो उत्तराखंड में डेमोग्राफिक बदलाव की चर्चा के बीच देहरादून के पछवादून से एक ऐसी रिपोर्ट आई है जिसने शासन प्रशासन की नींद उड़ा दी है। यहां मस्जिदों, मदरसों और ईदगाहों की बाढ़ आ गई है। आरोप है कि इसमें से कई स्ट्रक्चर वन विभाग, सिंचाई विभाग और ग्राम समाज की जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा करके बनाए गए हैं। देखिए रिपोर्ट। देहरादून का पछुआदून क्षेत्र यानी विकास नगर, कालसी, सहसपुर, सेलाकुई और प्रेमनगर, बीते कुछ सालों से यहां इस्लामिक धार्मिक ढांचों का अचानक बढ़ना अब सवालों के घेरे में है। हाल ही में चले अतिक्रमण विरोधी अभियान में जब इन जगहों पर दर्जनों अवैध मजारों को गिराया गया तब मामला खुलकर सामने आया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर कराई गई एक गोपनीय जांच में खुलासा हुआ है कि पछुआदून में 164 इस्लामिक संरचनाएं खड़ी की जा चुकी हैं, जिसमें 61 मस्जिद, 64 मदरसे और 7 ईदगाह शामिल हैं। इनमें से ज्यादातर संरचनाएं सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाई गई हैं। चिन्हीकरण का कार्य साथ साथ चल रहा है। डिजिटाइजेशन और जो अपलोडिंग का कार्य वो भी पैरेलली चल रहा है। यहाँ पे जहाँ जहाँ अतिक्रमण सरकारी भूमि पर है उनको भी चिन्हीकरण का कार्य किया जा रहा है। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ जमीन पर अवैध कब्जा है या उत्तराखंड की डेमोग्राफी को बदलने की एक सुनियोजित साजिश। हालांकि बीजेपी कहती है कि सीएम धामी इस पर बेहद सख्त हैं। सरकार ने उसका सर्वे कराया है और मैं कह सकता हूँ कि सर्वे के बाद जो भी सरकारी भूमि पर इस प्रकार की चीजें खड़ी रहेंगी, सरकार उसको संज्ञान लेगी और संबंधित पक्षों पर पक्ष रखने का एक अवसर प्राप्त होगा। हम चाहते हैं कि डेमोग्राफिक चेंज के मामले में एक सख्ती के साथ सरकार चीजों को देखे और देवभूमि का जो देवतुल्य स्वरूप है उसको बिगाड़ने का किसी प्रकार से कहीं से भी चेष्टा ना हो। आखिर इतनी बड़ी संख्या में सरकारी जमीन पर कब्जा कर अवैध निर्माण हुआ तो प्रशासन की आंखों से कैसे छुपा रहा या फिर इसे जानबूझकर अनदेखा किया गया। मुख्यमंत्री ने अब पूरे प्रदेश से इस तरह की संरचनाओं की डिटेल रिपोर्ट तलब कर ली है, यानी आने वाले दिनों में कई और चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और अब उधम सिंह नगर से खबर है। यहां पर गूलर भोज रेलवे स्टेशन में रेलवे लीज की दुकानों की नीलामी का आदेश रद्द हो गया है, जिसे लेकर स्थानीय व्यापारियों के साथ गदरपुर विधायक अरविंद पांडे ने बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख और गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी का आभार जताया। अनिल बलूनी की मदद और सहयोग से गूलर भोज में दुकानों की नीलामी को स्थगित किया गया। अनिल बलूनी ने इसे लेकर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बात की। इसके बाद दुकानों की दोबारा होने वाली नीलामी रद्द हो गई। जिस दुकान पर जो काबिज था वो ही बना रहा। विधायक अरविंद पांडे के साथ व्यापारियों ने इलाके में जुलूस निकाला और अनिल बलूनी के साथ केंद्रीय मंत्री वैष्णव का भी आभार जताया। कि इतनी छोटी उम्र में इतने पद पे बैठे, इतने बड़े पद पे बैठना, ये उनकी ईमानदारी का प्रमाण है और ये उत्तराखंड का सौभाग्य है। ये उत्तराखंड का सौभाग्य है कि अनिल बलूनी जैसा व्यक्ति हमारा सांसद है। सभी हमारे सांसद जितने हैं प्रदेश के पांचों के पांचों सांसद बहुत अच्छे हैं, लेकिन इस विषम परिस्थितियों में हमारी सभी पार्टियों ने मिलकर काम किया। अनिल बलूनी जी ने विशेष खुद चल के गए और इस गूलर भोज के व्यापारियों के हितों का, इनके बच्चों के भविष्य के हितों को ध्यान में रखते हुए इतना बड़ा डिसीजन दिलवाया। मैं बलूनी जी का यहाँ के क्षेत्र के विधायक होने के नाते मैं धन्यवाद देता हूँ। पंचायत चुनाव को लेकर सियासत तेज है। कांग्रेस चुनाव के मुद्दे पर लगातार सरकार को घेर रही है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने एक बार फिर से सरकार पर हमला बोला। हरीश रावत का कहना है सरकार की मंशा चुनाव को टालने की है, इसलिए सरकार ने जानबूझकर गलतियां की। इसके बाद कोर्ट ने सरकार पर फिलहाल रोक लगा दी है चुनाव पर। पंचायत चुनाव में देरी के लिए सरकार जिम्मेदार है। सरकार ने जानबूझ करके ये गलतियां की और उनका इरादा पहले भी पंचायतों के चुनाव करवाने का नहीं था, उसको पीछे टालने का था। और अब उन्होंने इस तरीके से
सारी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है, जिसके कारण माननीय कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा है। और ये जो विलंब हो रहा है चुनाव में, इसके लिए और कोई दोषी नहीं है, इसके लिए राज्य सरकार दोषी है। पंचायत चुनाव को लेकर सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और कहा है कि सरकार चुनाव के लिए तैयार है, लेकिन मामला कोर्ट में होने की वजह से पेच फंसा है। जैसे ही कोर्ट का फैसला आएगा, चुनाव होगा। सरकार चुनाव के लिए तैयार है। सरकार ने प्रोग्राम भी जारी कर दिया। अब उसमें कौन सी त्रुटियां हैं उनको लेकर के कुछ लोग कोर्ट गए हैं। अब हमको, क्योंकि कोर्ट में जब कोई चीज़ सब जुडिस होती है तो उस पर फिर सरकार कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकती है और न किसी जिम्मेदार व्यक्ति को उस पर कुछ बोलना चाहिए। थोड़ा हमको प्रतीक्षा करना चाहिए। और सावन में कांवड़ यात्रा हर साल बड़ी चुनौती होती है, खासकर जब 4 राज्यों से करीब 5 करोड़ कांवड़िया हरिद्वार से गौमुख तक पहुंचते हैं। ऐसे में तैयारियों और सुरक्षा को लेकर जहां शुक्रवार को इंटरस्टेट मीटिंग होगी, वहीं केंद्र सरकार से 20 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स की डिमांड भी की गई है। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट, कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारी कैसी है। सावन में कांवड़ मेले की शुरुआत इस बार 11 जुलाई से होने वाली है, तो 23 जुलाई को भगवान शिव को जल चढ़ेगा। 13 दिन की कांवड़ यात्रा में अनुमान है कि 5 करोड़ से ज्यादा कांवड़िए हरिद्वार से लेकर गोमुख तक पहुंचेंगे। यूपी बॉर्डर से लेकर हरिद्वार, ऋषिकेश, नीलकंठ, गंगोत्री और गोमुख तक कांवड़ियों को मैनेज करना मुश्किल होता है और सबसे ज्यादा चिंता कांवड़ियों की सुरक्षा की होती है। शुक्रवार को इसी को लेकर इंटर स्टेट मीटिंग होने वाली है। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे के मुताबिक कांवड़ में व्यवस्था बनी रहे और कोई विवाद न हो, इसके लिए भी सेंटर से बड़ी संख्या में फोर्स मांगी गई है। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से लगभग 20 कंपनी CPMF की मांग की गई है और उम्मीद करते हैं कि मैक्सिमम हमको मिलनी चाहिए और इस सुरक्षा व्यवस्था का विशेष ध्यान रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ इंटर स्टेट बॉर्डर की जो वरिष्ठ अधिकारियों की मीटिंग होती है, यह 27 तारीख को ऑलरेडी निर्धारित है। कांवड़ के दौरान खास तौर पर 4 राज्यों में सबसे ज्यादा कांवड़िए उत्तराखंड पहुंचते हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश, दिल्ली, NCR, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। 13 दिन में हरिद्वार से लेकर गोमुख तक कांवड़ियों को थामना आसान नहीं होता। वहीं बात करें तो साल दर साल गंगा जल के लिए गंगोत्री और गोमुख जाने वाले कांवड़ियों की भी संख्या बढ़ी है, तो 4 धाम के साथ पहाड़ में व्यवस्था की चुनौती है। सुरक्षा के दृष्टिगत जो पॉइंट्स हैं, डिफरेंट पॉइंट्स, वहाँ पर पुलिस का व्यवस्थापन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त डाक कांवड़ के दौरान जो ट्रैफिक का डाइवर्जन होता है, उसके संबंध में भी समय से अवगत कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो हमारे लैंडस्लाइड जोन्स हैं और ट्रैफिक के जो पॉइंट्स हैं, जहाँ पर कि पुलिस का हम लोग डिप्लॉयमेंट करेंगे। कांवड़ मेला जहां आस्था से जुड़ा है, वहीं मेले की आड़ में हुड़दंग का भी बड़ा डर रहता है। कई बार जल भरने से लेकर डीजे बजाने पर झगड़े और मारपीट की नौबत आ जाती है, तो कई रूट पर ट्रैफिक डाइवर्जन के बावजूद जाम लगता है। यही वजह है कि यूपी बॉर्डर से गोमुख तक पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है, ताकि कांवड़ मेले के चलते दूसरी मुश्किलें खड़ी न हो। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। हरिद्वार के प्रसिद्ध चंडी देवी मंदिर का मैनेजमेंट अब बद्री केदार मंदिर समिति देखेगा। मंदिर के मुख्य पुजारी पर लगे आरोपों के बाद यह फैसला हाईकोर्ट ने सुनाया है। शनिवार को हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया। दरअसल मंदिर के पुजारी अब शादीशुदा होते हुए दूसरी महिलाओं के संबंध और छेड़खानी के आरोप इन पर लगे थे, तो एक मामले में पंजाब पुलिस ने पुजारी को गिरफ्तार भी कर लिया था। अब तक इस मंदिर को एक ट्रस्ट देखता था, इसमें वक्त वक्त पर विवाद होते रहे, लेकिन अब चंडी देवी मंदिर में पूजा पाठ और मंदिर से जुड़े दूसरे कामों को बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति देखेगी। हरिद्वार डीएम और मंदिर समिति अभी हाईकोर्ट के लिखित आदेश का इंतजार कर रही हैं। आदेश की कॉपी मिलते ही चंडी देवी मंदिर में मंदिर समिति कंट्रोल ले लेगी और हरिद्वार के चंडी देवी मंदिर में हर दिन हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। दोन घाटी अधिसूचना 1989 को निष्क्रिय कर रेड कैटेगरी के उद्योगों को खुली छूट के खिलाफ
नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दी गई थी। इस पर कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा और कोर्ट ने केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के 1988 के निर्देश का पालन करने को कहा। दरअसल अपनी आबो हवा के मशहूर दून वैली की ग्रीनरी के लिए 80 के दशक में चूना पत्थर की खदानें अभिशाप बन गई थीं और तब रूलक संस्था की याचिका पर 1989 में केंद्र सरकार ने दून वैली को इको सेंसिटिव एरिया नोटिफाई किया था, जिसमें मसूरी, ऋषिकेश, डोईवाला, सहसपुर, विकास नगर एरिया में माइनिंग और प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को लगाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी। लेकिन राज्य बनने के बाद 2020 में एक संशोधन के तहत दून वैली में रेड कैटेगरी के उद्योगों को छोड़कर कम प्रदूषणकारी उद्योगों को मंजूरी दे दी गई। और एक और इसमें एक ऑर्डर में एक इम्पोर्टेंट बात आई है कि जो याचिकाकर्ता यानी मुझको ये कहा गया है कि तथ्यों सहित और माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर 30 अगस्त 1988 के क्रम में भारत सरकार को पर्यावरण मंत्रालय को एक रिप्रेजेंटेशन देना है, जिसके तहत हम ये बता सकें, फैक्ट्स बता सकें कि दून घाटी में क्या क्या गलत हो रहा है और इस पे आगे की कार्रवाई होगी। अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। हरिद्वार में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि इमरजेंसी लगाकर कांग्रेस ने लोकतंत्र की हत्या की थी। मंत्री ने इमरजेंसी की विभीषिका के बारे में भी बताया। इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर हल्द्वानी में सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि सबसे पहले तो कांग्रेस ने ही देश के संविधान की हत्या की। 1975 में लगाए गए इमरजेंसी को लेकर बीजेपी काला दिवस पूरे देश में मना रही है। बीजेपी ने कहा कि इमरजेंसी देश के इतिहास में काला धब्बा है। पहाड़ी इलाकों में हो रही भारी बारिश के चलते श्रीनगर में अलकनंदा नदी का जलस्तर भी बढ़ने लग गया है। नदी का जलस्तर 533 मीटर तक पहुंच गया है। हरिद्वार में गंगा घाटों पर स्टंट करने वालों और गहरे पानी में जाकर नहाने वालों पर सख्ती शुरू हो गई है। पुलिस ने गंगा घाटों पर चेतावनी बोर्ड लगा दिए हैं। कांवड़ यात्रा से पहले ही स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। रुड़की के सिविल अस्पताल में 16 बेड का वार्ड तैयार किया जा रहा है। पिथौरागढ़ के डीएम ने ग्रामीण निर्माण विभाग के साथ मीटिंग की है और विभाग द्वारा की जा रही योजनाओं की समीक्षा की है। कोटद्वार के कई इलाकों में लोगों को पेयजल को लेकर भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इलाके में जो पानी सप्लाई हो रही है वो न केवल गंदी है बल्कि उसमें कीड़े भी निकल रहे हैं। कुमाऊं के सरकारी अस्पताल में कार्डियोलॉजिस्ट ना होने से दिल के मरीजों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। अल्मोड़ा में 29 जून को 85 वर्ष से अधिक बुजुर्गों को सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए हम साथी समूह ने 25 बुजुर्गों का चयन किया है। खबरें जारी हैं, रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए।